नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजपथ और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और चलिए बात करेंगे उमेश पाल मर्डर केस की। तीसरे दिन पुलिस ने एक हमलावर का एनकाउंटर कर दिया है। बाकी तमाम बदमाशों की खोज में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस जल्द ही साबरमती जेल में बंद अतीक से भी पूछताछ कर सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो वही मायावती ने उम्मीद के खिलाफ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर फिलहाल एक्शन लेने से इनकार कर दिया है। राजूपाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने वाले बदमाशों से आज पुलिस का एनकाउंटर हो गया। इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहां पर एक अपराधी मौजूद है। अरबाज नाम के अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद अरबाज की मौत हो गई है। इसके साथ ही एसआरएन में उसको लाया गया है। एसआरएन में एक घायल को भी लाया गया है। बताया जा रहा है कि जो घायल है वो पुलिसकर्मी है, उसका भी उपचार चल रहा है, लेकिन अरबाज की मौत हो चुकी है। उसे एसआरएन मोर्चरी में ले जाया गया है, जहां उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यह पहला एनकाउंटर संगम नगरी प्रयागराज में हुआ है। पुलिस की दबिश के दौरान अरबाज उमेश हत्याकांड में इस्तेमाल कार चला रहा था। जब उपचार हेतु अस्पताल लाया गया, उस दौरान जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से इसके मृत होने की समाचार प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सभी ऐसे पेशेवर, माफिया एवं गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है और ऐसे शातिर और पेशेवर व्यक्तियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी धारा 120B के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं उमेश पाल की हत्या केस में अतीक अहमद की पत्नी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को बीएसपी से बाहर किया जा सकता है, लेकिन मायावती ने फिलहाल इससे इनकार कर दिया है। बसपा प्रमुख ने कहा है कि अगर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इस मामले में दोषी साबित होती है तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। मायावती ने ट्वीट कर कहा, प्रयागराज में राजूपाल की वर्षों पहले हुई हत्या के मुकदमे का अहम गवाह अधिवक्ता उमेश पाल व उनके गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद के लड़के एवं उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की सूचना प्रकाशित हुई है। बीएसपी ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है कि इस मामले की चल रही जांच में इनके दोषी साबित होते ही फिर शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जाएगा। यह बात भी सर्वविदित है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, जिस पार्टी से वह एमपी और एमएलए आदि भी रहा है, तथा अब राजूपाल की पत्नी भी बीएसपी से सपा में चली गई है, जिस पार्टी को वह मुख्य दोषी ठहराती थी। अतः उसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। यह भी विदित है कि किसी भी अपराध की सजा बीएसपी द्वारा उनके परिवार व समाज के किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं दी जाती है, किंतु यह भी सच है कि पार्टी किसी भी जाति व धर्म के आपराधिक तत्व को बढ़ावा भी नहीं देती है। वहीं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके साथ ही शाइस्ता परवीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर उमेश हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। शाइस्ता परवीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा और एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश पर विरोधियों से मिलकर पति अतीक अहमद और अतीक के छोटे भाई अशरफ की हत्या की सुपारी लेने का आरोप लगाया है। उमेश पाल और गनर की हत्या के मामले में यूपी पुलिस बाहुबली अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने साबरमती जेल से ही उमेश पाल के हत्याकांड की साजिश रची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां बिहार विधानसभा के अंदर राज्यपाल बजट सत्र का अभिभाषण दे रहे थे, तो वहीं बाहर
नीतीश राज में बेलगाम हुए तमाम अपराधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जोरों पर चल रहा था। ये तस्वीरें देखिए और ये खबर देखिए। बिहार के बजट सत्र का आगाज, जंगल राज पर उठा सवाल, बीजेपी का बवाल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के साथ बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बिहार सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सरकार काम कर रही है। लेकिन इतना सुनना था कि बीजेपी विधायकों ने ये कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया कि स्कूलों में शिक्षक और बिल्डिंग नहीं है। बीजेपी नेता सदन के बाहर एकजुट हो गए। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, नीतीश कुमार जवाब दो, मौत का हिसाब दो। लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, यह है महागठबंधन सरकार। बिहार में एक अरसे से अपराध बेलगाम हो चुका है। बजट सत्र का आगाज हुआ तो बीजेपी विधायक विधानसभा में सरकार विरोधी नारेबाजी करते नजर आए। इस बीच वो पल भी आया जब तेजस्वी तेजप्रताप विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं के करीब से चुपचाप गुजर गए। आज विधानसभा में बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन अचानक तय किया गया। एजेंडा नहीं है, बल्कि एक अरसे से हुकूमत अपने में मस्त है, जबकि दूसरी तरफ बिहार में अपराध का ग्राफ आसमान फाड़ अंतरिक्ष की ओर निकल चुका है। तेजस्वी सुशासन बाबू को बिहार के सीएम से देश का पीएम बनाने का सपना दिखा रही हैं। जवाब में नीतीश कुमार उन्हें 2025 के चुनाव में चीफ मिनिस्टर की दावेदारी का ख्वाब बेच रही हैं। सरकार के दोनों मुखिया आपस में करियर का सौदा करने में मशगूल हैं। दूसरी तरफ बिहार सुशासन से सैकड़ों मील दूर जाकर अपराध के साम्राज्य में बदलता जा रहा है। कहीं लूट, कहीं आगजनी, कहीं गोलीबारी और इन सब के साथ भ्रष्टाचार राज्य को खोखला कर रहा है। राज्य को 2 दिनों तक दहला देने वाले फतुहा कांड में जख्मी चौथे शख्स ने दम तोड़ दिया। एमसीएच में घायल चनारिक राय का इलाज चल रहा था। इनसे पहले जिन 2 युवकों गौतम कुमार और रोशन की मौत गोली लगने से हुई थी, वो भी चनारिक राय के रिश्तेदार थे। हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपी बच्चा राय समेत कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले पटना में बच्चा राय और चनारिक राय के गुटों में राइफल, देसी कट्टा और 9mm पिस्टल से 50 राउंड फायरिंग हुई थी। पटना के करीब ही नहीं, सासाराम में भी अपराधी बेखौफ नजर आए। यहाँ एक लाचार औरत को लाठी डंडों से पीटा गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। हथियारों के साथ हाँफते भागते पुलिस वालों की ये तस्वीरें चंद दिन पहले की हैं। समस्तीपुर में लोग काम पर लगे नहीं थे कि सुबह सुबह एसबीआई को लूटने के लिए बदमाश घुस गए। दुस्साहस भी इतना कि महिला कर्मचारी तक को जख्मी कर दिया। गनीमत रही कि लोगों ने हिम्मत दिखाई, वरना ग्राहकों की कमाई के लुटने के साथ किसी की जान पर बन आ सकती थी। जैसे ही हम लोग बैंक में अंदर आए ना, हम लोग लॉगिन वगैरह कर रहे थे तो 2 आदमी आया। एक बोला कि उसको पैसा भेजना है एसबीआई को, तो हम बताया कि चेक काट दीजिए, जमा पर्ची भर दीजिए। दूसरा उधर खड़ा था, बोले क्या काम है, बस उधर चला गया। उसके बाद हम लोग अपना लॉगिन करे थे। उसके बाद अचानक आके मेरे गले पे पता नहीं इधर से आया वो, और अपने गर्दन पे क्या रखा? इतना हमें लगा कि मेरा कोई पहचान वाला होगा जो दीदी बोलेगा। 1 सेकंड के लिए समझ में ही नहीं आया कि क्या है। बोला जब कि चाबी निकालो, लॉकर खोलो, तब समझ में आया कि यानी कुछ महानायक बनने के लिए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी का ऐलान कर दिया, लेकिन इसे अमल में लाएगा कौन? दूसरी तरफ होली के मद्देनजर बेखौफ तस्कर भारी तादाद में शराब स्मगलिंग कर रहे हैं। तस्वीरें हाजीपुर की हैं। बड़े कंटेनर में भरकर शराब की खेप दूसरे राज्यों से बिहार में दाखिल हो रही है। यहां आने के बाद छोटे छोटे पिकअप वैन से इसे पूरे प्रदेश में भेजा जा रहा है। भूले बिसरे कभी कभार पुलिस इन गाड़ियों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जब सत्ता का सर्वोच्च नेतृत्व गंभीर नहीं है तो थानों में जमा की गई शराब को चूहे पी जाते हैं।
लगातार कार्रवाई कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर टीम बना के उन्होंने छापामारी करके पातेपुर में रिकवरी की है एवं शराब बरामद हुई है एवं अन्य कार्य उसमें चल रहा है। नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव जब अपने करियर के लिए राज्य को राम भरोसे छोड़ देते हैं तो कतार में बाकी अधिकारी भी अपनी जेब पैसे से भरने में कोई कमी क्यों रखें। पटना के नौबतपुर में बन रहे इस पुल को देखिए, पूरा होने से पहले पुल का स्लैब अचानक धड़ाम हो गया। गनीमत रही कि काम में लगा कोई मजदूर इसकी चपेट में नहीं आया, वरना सुनवाई का अधिकार रखने वाले तो अपने ही अरमानों को पूरा करने में बिजी हैं। घटना घटा कि बहुत बाल बाल से सब मजदूर बचा। तो कैसे हुआ है? ऐसा का मटेरियल चोरी करने में मटेरियल चोरी लोग किए हैं। स्लैब रखा हुआ था कि रखने के दौरान हुआ है घटना? नहीं, रखा हुआ था सब। रखा हुआ था, उसके बाद गिर गया। हाँ। अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार को भगवान भरोसे छोड़कर इसी तरह सपनों में खोए रहेंगे तो बद हो चुके राज्य के हालात को बदतर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए बात करते हैं दो पहलवानों की। भारत के ये दो बड़े पहलवान फिर से आमने सामने आ गए हैं। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता पहलवान विनेश फोगाट, जिन्होंने ओलंपियन योगेश्वर दत्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फोगाट के मुताबिक बृजभूषण सिंह के खिलाफ हो रही जो 2 स्तरीय जांच है उसकी अंदरूनी बातें योगेश्वर बाहर लीक कर रहे हैं। लिहाजा खेल मंत्री को उन्हें दोनों जांच कमेटियों से हटा देना चाहिए, ये कहा जा रहा है। तो लगातार इस पूरे मामले में सवाल उठ रहे हैं। WFI अध्यक्ष की जांच पर पहलवानों में दंगल। विनेश फोगाट को योगेश्वर दत्त पर यकीन नहीं। दोनों कमेटियों का सदस्य लीक कर रहा है तथ्य। खेल मंत्री से दत्त को जांच से बाहर करने की मांग। महिला पहलवानों के यौन शोषण केस की जांच के लिए गठित की गई कमेटी के एक सदस्य के खिलाफ गोल्डन गर्ल विनेश फोगाट ने मोर्चा खोला है। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर देश के पहलवानों ने महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ और फिर खेल मंत्रालय ने जांच समिति का गठन किया था, जिसमें ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम और योगेश्वर दत्त जैसे खिलाड़ी भी शामिल थे। लेकिन एक बार फिर से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। विनेश फोगाट ने ट्वीट के जरिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से इस मामले की जांच कर रही दोनों कमेटियों में शामिल योगेश्वर दत्त को समिति से हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि ये शख्स यौन उत्पीड़न की शिकायत के तथ्य को लीक कर रहा है। मुझे हाल ही में पता चला है कि ओवरसाइट कमेटी का एक शख्स कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के तथ्य को लीक कर रहा है। ऐसा मुझे मीडिया रिपोर्ट्स पढ़कर पता चला। एक खिलाड़ी होने के नाते यह देखना बेहद निराशाजनक है कि ओवरसाइट कमेटी के एक साथी खिलाड़ी सदस्य ने इतनी लापरवाही की। मैं चाहती हूं कि इस सदस्य को तुरंत ही कमेटियों से हटा देना चाहिए। इसके साथ ही विनेश ने कहा है कि ये सदस्य IOA और खेल मंत्रालय द्वारा बनाई गई दोनों समितियों का हिस्सा है। इस लिहाज से विनेश का इशारा सीधे सीधे योगेश्वर दत्त पर है, क्योंकि योगेश्वर दत्त ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों जांच कमेटियों में शामिल हैं। अब विनेश फोगाट ने क्या लिखा है, आप जरा वो भी जान लीजिए। इस बात को गंभीरता से लिया जाए कि ये स्पोर्ट्स पर्सन दोनों समितियों का हिस्सा है जो WFI के अध्यक्ष के ऊपर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही है। अगर ये शख्स ऐसे ही जानकारी बाहर लीक करता रहेगा तो इससे समिति के काम पर भरोसे करने में कमी आएगी। मैं इस समय सिर्फ कमजोर ही महसूस नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये भी लग रहा है कि एक पारदर्शी जांच को प्रभावित करने के संबंध में इस खिलाड़ी की साजिश है। मैं अपील करती हूँ कि इस मामले में उस शख्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, जो अपनी पोजीशन का गलत उपयोग कर रहा है, और उन्हें तुरंत समिति से बाहर किया जाए। महिला पहलवान यौन शोषण केस में विनेश के हालिया आरोप से एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। फेडरेशन की गोद में जाकर बैठे योगेश्वर दत्त।
आपको बता दें कि पिछले महीने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने के दौरान विनेश ने पहलवान योगेश्वर दत्त पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो फेडरेशन की गोद में जाकर बैठ गए हैं, जिसके जवाब में पहलवान से बीजेपी नेता बने योगेश्वर दत्त ने कहा था कि कोई कुछ भी बोल सकता है। वो ओलंपिक के बाद फेडरेशन में कभी भी नहीं गए हैं। दत्त ने तब कहा था कि वो नहीं जानते कि विनेश क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं। योगेश्वर दत्त के मुताबिक उन्हें खिलाड़ी और पहलवान होने के नाते जांच कमेटी में शामिल किया गया है। योगेश्वर दत्त ने कहा था कि वो महिलाओं के साथ हुए गलत व्यवहार के पूरी तरह से खिलाफ हैं। वो हर उस खिलाड़ी के साथ खड़े हैं जिसके साथ गलत हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह को जांच पूरी होने तक पद से हटा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दिल्ली में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंचे असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि उन्हें जो काम सौंपा गया है वो उसे मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए करते रहेंगे। ये जो संवैधानिक पद दिया है, मैं उस संवैधानिक पद की मर्यादाओं को रखते हुए आसाम को भी अपना मानकर आसाम की जनता के लिए जो कुछ भी मुझसे अच्छा हो सकेगा वो करने का प्रयत्न करूंगा। इस नए काम को किस तरह से करना है, क्या करना है, प्रधानमंत्री जी ने भी जो अपेक्षा मुझसे की है मैं उसको पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। और चलिए अब बारी आज के सवाल की। भारत 24 देखिए और क्विज कॉन्टेस्ट में लीजिए हिस्सा। सही जवाब देने वाले लकी पार्टिसिपेंट को मिलेगा आकर्षक उपहार। और हमारा आज का सवाल है, रात 10 बजे के प्रोग्राम का नाम बताएं। अपना जवाब आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9717736004। जवाब हम कल शाम 4 बजे के बुलेटिन के दौरान बताएंगे।